नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल अफेयर्स के इस मंच पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को प्रधानमंत्री 3.0 की शपथ ली और उसके बाद जो उनका पहला दिन था, जो उनका कार्यकाल का पहला दिन रहा, जब वो ऑफिस गए तो वो ऑफिस में अपने कैमरों के साथ गए, अपने कैमरामैन की टीम लेकर के गए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की फोटोज सामने आ रही हैं, जिसमें वो 2 तिरंगे के बीच में बैठे हुए हैं, जिसमें वो दस्तखत करते नजर आते हैं, जिसमें वो आईपैड चलाते नजर आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें वेल प्लान्ड होती हैं। नरेंद्र मोदी कहीं भी जाएं, चाहे वो किसी ट्रिप पर जाएं, चाहे वो तपस्या पर जाएं, चाहे वो किसी भी कार्य में जाएं, उनके साथ एक कैमरामैन की टीम चलती ही चलती है। खैर, हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जहां पर नरेंद्र मोदी अगली जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पर तंज कसते हैं कि परिवारवादी पार्टियां हैं। अब परिवारवादी पार्टियों में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और सपा, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, इस पर वो तंज कसते नजर आते हैं। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, इसी तरीके अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से मैदान पर हैं, जिन्होंने इस चुनाव में नाक में दम कर दिया है, नाकों में चने चबवा दिए थे भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार ये तंज कसा है कि ये परिवारवादी पार्टियां और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीटें देती है, टिकट देती है, ये परिवारवाद का समर्थन किस तरीके से करते हैं मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर यहां पर आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी। एचडी कुमारस्वामी सन ऑफ एक्स पीएम श्री एचडी देवगौड़ा, जयंत चौधरी सन ऑफ श्री अजीत सिंह सन ऑफ श्री चरण सिंह, ज्योतिरादित्य सन ऑफ श्री माधवराव सिंधिया, चिराग पासवान सन ऑफ श्री रामविलास पासवान, रामनाथ ठाकुर सन ऑफ एक्स बिहार सीएम श्री कर्पूरी ठाकुर। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको कुछ ही नाम बताए यहां पर कि किस तरीके से परिवारवाद देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, इनकी पार्टी में, इनके कार्यालयों में। बात आप विपक्ष की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी वही करते नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी ने 3.0, ये तीसरी बार का कार्यकाल है उनका जिसकी शपथ ली। और उसके बाद कुछ मंत्रालय भी बांटे गए, कुछ विभाग दिए गए, जिसमें जो वित्त मंत्रालय आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है निर्मला सीतारमण को, जो पिछली बार भी इन्हें बनाया गया था। हम इस बारे में अभी बात करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है यहां पर जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा जिनका 40% शरीर फैट से मिलकर बना हुआ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए किस तरीके से मीम्स वायरल हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया निर्मला सीतारमण को, तो यहां पर कुछ ट्वीट्स आपके सामने हैं। नीमो ताई, देखिए यहां पर जो फोटो लगी हुई है वो ओथ ओकेशन की है, शपथ समारोह की है। मैं निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन बेच दूंगी, किस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहां पर मीम्स में। इसके बाद मैं आपको एक और साक्ष्य दिखाना चाहूंगा जिसमें बीजेपी सुई लगा रही है निर्मला सीतारमण एज फाइनेंस मिनिस्टर को। यहां पर किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें जेपी नड्डा की, तो जेपी नड्डा के बारे में भी कुछ मीम्स बाहर आए हैं, मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा। ये है डॉक्टर राम। डॉक्टर राम लिखते हैं, व्हेन आई गेट टू नो जेपी नड्डा इज द नेक्स्ट हेल्थ मिनिस्टर। यहां पर एक वीडियो है और ये वीडियो है पंचायत एक वेब सीरीज है, उसका एक वीडियो है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। फिर हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जो जहर उगलने वाली देवी हैं, जो कहीं पर भी जाए, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो अमेठी हो, वो हर हमेशा कांग्रेस के प्रति जहर उगलती नजर आई है, और उनका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को इस बार कोई विभाग नहीं मिला है। स्मृति ईरानी उस समारोह में सभी का मुंह ताकती नजर आई। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी को कोई विभाग नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे केरला के एमपी सुरेश गोपी की। सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है और राज्य मंत्री बना के कैबिनेट मिनिस्टर्स में इंक्लूड किया गया, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि उन्हें ये पद नहीं चाहिए, वो इससे इस्तीफा दे देंगे। देखिए ट्वीट में आपको दिखाना चाहूंगा।
यहां पर लिखा है केरल से भाजपा के पहले सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनके मंत्री पद छोड़ने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में एक क्षेत्रीय चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें पद से जल्दी ही मुक्त कर दिया जाएगा। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन की हैं और उन्हें उन फिल्मों में काम करना है। जहां पर यह शपथ समारोह चल रहा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां भी मौजूद थीं जो एनडीए गठबंधन में हैं, और उनका मजाक उड़ाते हुए तंज कसा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने। संजय सिंह कहते हैं इंडिया के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। अब आप समझ सकते हैं कि झुनझुना मंत्रालय शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया होगा, क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी के सारे लगभग कॉपी किए गए हैं पिछली बार की ही, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एनडीए के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ झुनझुना मंत्रालय ही आया है। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी 3.0 पर निशाना साधा है आरएसएस के मोहन भागवत जी ने। उन्होंने फटकार लगाई और उन्होंने क्या कहा, देखिए, आरएसएस चीफ मैसेज ऑन मणिपुर। आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेज मणिपुर शुड बी गिवन प्रायोरिटी, वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड। मोहन भागवत जी, बड़ी जल्दी नींद खुल गई है आपकी। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा है कि आपको पहले मणिपुर का वायलेंस शांत करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने एक और बात कही। वो लिखते हैं कि ट्रू सेवक नेवर एरोगेंट, डेकोरम नॉट केप्ट इन पोल्स, फ्लैग्स आरएसएस चीफ भागवत। उनका ऐसा कहना है कि जो भी जनसेवक होता है वो कभी भी घमंड या अहम में नहीं रहता, और इस बार जो चुनाव देखने को मिला वो चुनाव कम और युद्ध ज्यादा लग रहा था। उसके बाद मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा कि जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था वहां पर कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ, वहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो कैमरे में पीछे कुछ चलता हुआ नजर आता है। अब ये शेर है, चीता है, तेंदुआ है, ये क्या है? जब इसकी जांच की गई तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान देखा गया जानवर तेंदुआ नहीं, घरेलू बिल्ली है। दिल्ली पुलिस की सफाई। अब वो बिल्ली हो, हम भी ऐसी ही कामना करते हैं, क्योंकि वहां पर तेंदुए को कोई काम नहीं था। ठीक, जब यहां पर इतनी सारी की सारी बातें हो रही हैं तो क्यों ना हम एनडीए गठबंधन की तरफ जाएं। जेडीयू, जहां पर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार चाचा जी रेल मंत्रालय की मांग कर रहे थे लेकिन उन्हें नहीं मिला। वहीं पर टीडीपी ने एक बड़ी मांग की है स्पीकर पद की। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, उसने स्पीकर पद की मांग की है, और अगर स्पीकर पद टीडीपी को दिया जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है वो कम होती दिखाई देगी। इसका कारण है कि जो स्पीकर होता है उसे किसी भी सांसद को निलंबित करने का अधिकार होता है। अगर आप किसी भी दूसरी पार्टी के सांसद को अपनी पार्टी में शामिल करते हो तो उसकी शपथ भी कौन दिलवाता है? स्पीकर ही दिलवाता है। तो टीडीपी चाहती है कि उन्हीं का कोई सदस्य स्पीकर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। अब फैसला क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए पल पल की खबरों के साथ सिविल अफेयर्स के चैनल पर बने रहें, इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जहां पर बात इतनी सारी हो रही है, हम लोगों ने चुनाव की बात की, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात की, हम लोगों ने बात की जेपी नड्डा की, हम लोगों ने बात की यहां पर निर्मला सीतारमण की, स्मृति ईरानी की, सुरेश गोपी की। अब हम बात करेंगे इन चुनावों में ईवीएम की। जब चुनाव हुए तो ईवीएम की चर्चा तो बनती ही बनती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईवीएम में जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट काउंट हुए। आखिर जितने वोट पड़ रहे हैं उससे ज्यादा वोट कैसे काउंट हो सकते हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको कुछ साक्ष्य भी दिखाना चाहूंगा। यहां पर असम में सरप्लस वोट है 3811, आंध्र प्रदेश में 1467, ओडिशा में 1173, मध्य प्रदेश में 1089 और बिहार में 1010। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने वोट पोल हुए उससे ज्यादा की काउंटिंग हो गई? और ये सरप्लस वोट किसके खाते में? भाजपा के खाते में भी तो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर लगभग 4-5-6 हजार वोटों के अंतर से ही भाजपा सीट जीती है, तो क्या ये सरप्लस वोट ना होते तो वो सीट हार भी सकती थी? ऐसा भी तो हो सकता था। यहां पर चुनाव आयोग आप पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपको इस मामले की जांच करानी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चुनाव जिस तरीके से युद्ध में परिवर्तित हुए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी थी, एनडीए गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, जिसने इस बार ये दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए उतरी पार्टी वाकई टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को।
चुनाव आयोग आपको इस चीज की जांच करनी चाहिए कि आखिर ईवीएम में ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है, क्योंकि इनका असर आगे आने वाले भविष्य के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर टीडीपी की अलग मांगे हैं और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की ये सरकार बन तो गई है, लेकिन ये कितने दिन चलती है, 2 साल, 6 महीने, साल भर या पूरे 5 साल, ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। और मैं आप सभी की राय चाहूंगा कमेंट सेक्शन में कि आप मुझे अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दें। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।